उस वजह से दिक्कत आ रही थी। चलिए आज का टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होता है। हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले क्या, तो हम लोगों को पढ़ना है डेफिनेशन, जो पढ़ना है वो पढ़ना है नॉर्मल रेजिडेंट का और उसके कंसेप्ट समझने हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वी हैव टू डू कि हमें क्या क्या क्वेश्चन करना है। तो when the question arises of what is a normal resident or who is being considered as a normal resident, the answer to this is that कि नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहला तो हो बेटा कि उसके अंदर इंडिविजुअल्स आते हैं और दूसरा है कि उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इंडिविजुअल्स के अलावा इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या आएंगे, तो इंडिविजुअल इंक्लूड्स ऑल द मेल फीमेल and apart from the living things male and female, the other forms of business organization, as for example the partnership firms, the companies, the shops and establishments, the trust and NPOs and all that thing which are the content of the business transaction and business generation are considered over under institutions। ठीक है, तो पर्सन्स के अलावा जो है वो सारा कुछ क्या आएगा, वो सारा आएगा आपका इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्टीट्यूशन का। तो बोलता है इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन अ कंट्री, जो कि उस देश में एक पार्टिकुलर देश में रहते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट की बात हो रही है। रेजिडेंट का हिंदी होता है निवासी। ठीक है, निवासी का मतलब होता है निवास करने वाले, रहने वाले। तो फ्रॉम दैट पॉइंट अ पर्सन और इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन which originally resides within the domestic territory of a particular country, that is called as the person who is a resident in a particular country and the center of economic interest lies in that country। this point center of economic interest जो कि यहाँ पे point दिया हुआ है अपना, this point is very important to understand कि ये center of economic interest क्या होता है। ठीक है, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड ओवर हियर जिसमें वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। So the center of economic interest implies two different things. The first is that the individual or institution must be residing within the domestic territory, and we have a proper discussion over domestic territory. For those who don't have who don't have studied the domestic territory, they just understand that domestic territory is the geographical boundary, geographical location and geographical boundary around which around a particular country plus the territorial water plus some other things as which has been discussed in the टोटल सिनेरियो, जो हम लोगों ने टोटल सिनेरियो में डिस्कस किया था डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जिसके अंदर शिप्स आ जाते हैं, जिसके अंदर व्हीकल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर और क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारे पास में ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स आ जाते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाती हैं। प्लस उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट था उसके अंदर था हमारे पास में जो एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि किसी दूसरे कंट्री में, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के अंदर है, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाता है। तो कीपिंग इन माइंड दैट द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, अ पर्सन इफ ही रिजाइड्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री, ठीक है, he will be considered over as the resident of that country, he will be considered as the resident। and the second thing is that to be a resident is important that his economic activities मतलब होता है the activities where the money and the finance is included, money और finance जहाँ include है, जहाँ पैसा include है। ठीक है, तो भाई बोलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज कमाना, अर्निंग, दूसरा स्पेंडिंग, यहाँ पे हम लोग कंजम्पशन भी लिख सकते हैं, स्पेंडिंग को कंजम्पशन भी लिख सकते हैं, एंड एकोमुलेशन को हम लोग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एकोमुलेशन को और हम लोग प्रॉपर लिखना चाहें एकोमुलेशन, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सेविंग्स एंड investment। ठीक है, if it lies within that country, that location, then that person will be considered as the normal resident of that particular country। For example, I and you, we all live in the domestic territory of India, we spend, consume, earn, accumulate, everything, invest, save in that only locality, that only territory, that's why we are considered as the resident of India। For example, a person who is not residing in India, for example for example Mr. X, who is the citizen of India, who has taken birth in India, but now he resides in US, he is living in US, his economic interest lies in US, his earning, spending, accumulation, investment, consumption, savings all lie in US, then that particular person will be considered as the citizen of India, he will be considered as a citizen of India, but he will be considered as a resident of US, and for India he will be considered as an NRI, non-resident Indian।
So keeping in view that thing, why this is very important to study about resident and non-resident. It is very important to study about resident and non-resident is that resident is a person who is living inside the domestic territory and his or her income or their income, if it is an institution, their income will be clubbed under the domestic income of a particular country. But if that person doesn't cease, if that person ceases to be a resident of that particular country, then his income will not be clubbed, or his income will not be included in the domestic income of that particular country of which we are talking about. So this is very important concept key. We should know that whether the center of economic interest lies in that particular country or not, and we have to check this for each and every person, each and every individual, as well as each and every institution before we are going to calculate the domestic income and the national income of that particular country or a particular territory. That's why the study of domestic income and domestic territory and normal resident is very much important when we are starting with the discussion of the national income. Like, apart from all those things, apart from the circular flow of income or whatever the thing is, we will discuss all that thing in consequences in the coming classes. But this is a very important discussion. Now, when you are understood about the center of economic interest, now the next thing which we are going to study about is what is included under the domestic territory and what is included under the normal resident in a particular country and what is not included under here. So first of all, the definition has been taken: individual and institutions residing within the domestic territory and center of economic interest lies within the same country. This point doesn't need any explanation because we have already explained this thing. Now the second point which needs the explanation is this point. This point tells you citizen of other nation who continue to live in the country beyond the period of 1 year and whose center of economic interest lies in that country. Let's take an example of an Australian person who is living in India, who is working in an Indian company, who is working over here. He is generating his income in India. He is spending in India. He is consuming in India, and he is also saving and making investments in India. Then that person will be considered as the resident of India. Resident of India, mind it, because that person is not a citizen of India. वो नागरिक नहीं है, निवासी है. He will be considered as an Australian citizen resident in India. In the same way, the example which is given here is NRI in US means that a person who is of Indian origin but he is residing in US, his center of economic interest doesn't lie in India, his center of economic interest lies in US. Then that person will be considered as a citizen of India, but that person will be considered as a US resident, okay, resident of US, and his income will not be clubbed in India, but his income will be clubbed in US. Though he is a citizen of India, but he is not residing in India, he is not making any money in India, he is making money in US and spending that in US too. That's why that person will be considered as a normal resident of US, and for India, his economic stature will be non-resident Indian. ठीक है, दैट इज एनआरआई हम लोग उसको बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन. मीन्स दैट पर्सन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन बट व्हेन कम्स ऑफ अबाउट द इनकम, दैट पर्सन इज नॉट in generating any income in India, neither he is using that income in India, and that's why that person is considered as an NRI. A point here arises that if that person is sending something back to his parents or his keens and belongings and relatives in India, then what would be that treated upon as? So that are the transfer income, that all are the transfer income which we are getting from abroad. तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये ट्रांसफर इनकम क्या होता है. मैं थोड़ी देर के लिए बस ट्रांसफर इनकम बता देता हूँ. ट्रांसफर इनकम का मतलब वो पैसा होता है जो बिना कोई काम किए हुए, विदाउट परफॉर्मिंग एनी वर्क, आपको कहीं से मिलता है. ठीक है. So if a particular person is sending you a money from US, that won't be considered as that he is doing the consumption over here in India. It will be only considered as a transfer payment made to an Indian citizen or an Indian resident. तो इसको समझ के चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना. ठीक है, कि a person if he has the center of economic interest lying in India, then only that person will be considered as a resident in a particular country. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस पॉइंट को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको बार बार कंफ्यूजन रहेगा कि इनकम को इंडिया में क्लब करें या इनकम को इंडिया में क्लब ना करें. ठीक है. तो अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया. पहला पॉइंट इज वेरी सिंपल, दैट पर्सन और द इंस्टीट्यूशन लाइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड सेकंड इज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. थर्ड पॉइंट इज दैट इफ अ पर्सन ही इज अ सिटीजन ऑफ डिफरेंट कंट्री बट ही इज रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year, then that person,
ठीक है, देन दैट पर्सन विल बी, हाँ, इफ अ पर्सन, वो पॉइंट है बेटा कि इफ अ पर्सन इज रिजाइडिंग, is a citizen of a different country but he is residing in India for a period more than 1 year, then that person will be considered as the resident of that country. For example, a US citizen, if he is living in India, earning in India for a period more than 1 year, then that citizen will be considered as the Indian resident. उसको हम Indian resident मान लेंगे. होप तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. Now next बोलता है citizen of a country working in an international organization, citizen of a country in international organizations like Indian International Monetary Fund and World Bank. इसके बारे में क्या बोलता है, तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं. बोलता है when we are discussing about the domestic territory का topic, or if you have just viewed that topic on the YouTube, the thing is that कि if a particular international organization wouldn't be considered as the domestic territory of that particular country in which it is working, rather it will be considered as the domestic territory of the country in which its headquarter is. For example, the headquarter of WHO, World Health Organization, is in Geneva. Then if the branch of WHO is working in New Delhi in India, then that will not be considered as the domestic territory of India. यहाँ तक होती है बात domestic territory की. तो अब बोलता है कि if a particular citizen is working in a branch of international organization, let it very clear to you. ठीक है, कि अगर एक सिटीजन है, किसी एक देश का नागरिक है जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांच में काम कर रहा है, तो उसे हम कहाँ का रेजिडेंट, कहाँ का निवासी मानेंगे, तो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री ओनली इन विच दैट डिपार्टमेंट, दैट ब्रांच ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ अ वर्ल्ड बैंक ब्रांच इज वर्किंग इन, if a World Bank branch is working in India in New Delhi and an Indian person is working over here, then how would we treat the residentship of that person? Because this branch of World Bank, according to the definition of domestic territory, is not a domestic territory of India because this is an international organization. So from the definition of residentship, it is here being that that person is not living in the domestic territory, but according to the other definition, this definition what we are discussing over here, that person will be considered as the resident. इस person को हम कहाँ का resident consider करेंगे? That will be considered as the resident of the country in which that branch of the international organization is working. Okay, तो जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वो ब्रांच जहां वर्क कर रहा होगा, हम उसी को वहां का क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि वो वहां का ही रेजिडेंट है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इस बात को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल WHO का एक ऑर्गेनाइजेशन है, WHO का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएसए में काम कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल WHO का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए में काम कर रहा है, और यूएसए में काम करते का टाइम में क्या हो रहा है कि जब वो यूएसए में काम कर रहा है तो वो पर्सन उसके यहाँ वर्क कर रहा है, और वो पर्सन भी यूएस रेजिडेंट है, यूएस का ही सिटीजन है. ठीक है, तो उस पर्सन को हम कहाँ का सिटीजन मानेंगे, कहाँ का रेजिडेंट मानेंगे, हम उसको यूएस का ही रेजिडेंट मानेंगे. ठीक है, हम उसको कहाँ का रेजिडेंट मानेंगे, यूएस का ही रेजिडेंट मानेंगे. ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, बिकॉज इन द केस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डाउट, वहाँ पे डाउट हो जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के पॉइंट को लेकर के. ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है अपने लिए कि भाई हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर बात करें. ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या रहता है, हमारे पास में डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के केस में, वो हमारे लिए उस पार्टिकुलर कंट्री का नहीं होता है जहां ब्रांच है, लेकिन वो बंदा अगर काम कर रहा है तो वो सिटीजन उसी कंट्री का, रेजिडेंट उसी कंट्री का माना जाएगा जिस कंट्री में वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है. ठीक है, आइए हम लोग इसके बाद आगे बात करते हैं. पॉइंट नंबर 4, नॉर्मल रेजिडेंट पे और क्या बोलता है,
बोलता है सिटीजन किसी दूसरे कंट्री का है, ठीक है, और वो क्या हो गया, सिटीजन ऑफ अ कंट्री हु आर लिविंग अब्रॉड फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर। मतलब हमारे कंट्री का कोई सिटीजन है, कोई नागरिक है, वो बाहर जाता है, कुछ महीनों के लिए बाहर जाता है, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के लिए बाहर जाता है, और फिर इंडिया में आकर के इंडिया में रहने लगता है, तो वैसे लोग रेजिडेंट ही माने जाएंगे, उनको हम लोग नॉन रेजिडेंट ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है और वो इंडिया में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो 1-2 महीने के लिए बाहर जाना, घूमने के लिए बाहर जाना, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना, ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट के लिए बाहर जाना, खेलने के लिए बाहर जाना, इन सब चीज़ों में आपके रेजिडेंटशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप थोड़े पीरियड के लिए जाएंगे और फिर अपने देश में वापस आ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट फॉर बॉर्डर वर्कर्स। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझिएगा। बॉर्डर वर्कर का पॉइंट क्या बोलता है, इट स्पेसिफिकली स्पेसिफाइज अ पर्सन, मेरी बात को समझिएगा, इट स्पेसिफिकली स्पेसिफाइज अ वर्कर हु रिजाइड इन अ डिफरेंट कंट्री बट क्रॉसेज द बॉर्डर एंड कम्स टू डिफरेंट कंट्री टू वर्क। Okay, and then again after doing the work, after generating the income, he shifts back to his own country. Means एक ऐसा बॉर्डर वर्कर है जिसका बॉर्डर फिजिकली पॉसिबल है, फिजिकली टैंजिबल है क्रॉस करना, जैसे इंडिया नेपाल, जैसे इंडिया बांग्लादेश। तो ऐसे केस में एक नेपालीज अगर आकर के काम इंडिया में करता है और फिर वापस वो जाकर के नेपाल शिफ्ट हो जा, मतलब शिफ्ट क्या, वो वापस नेपाल चला जाता है और नेपाल में ही रहता है, वही खर्च करता है, वही इसकी सारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करती है, तो ऐसे केस में उस बॉर्डर वर्कर को हम नेपाल का ही रेजिडेंट मानेंगे। टू बी वेरी स्पेसिफिक, a point is that he is earning in India, ध्यान दीजिएगा, he is earning in India, but the other economic activities apart from earning is carried out in Nepal. So for that type of border workers who are working over in different country but residing in their own country will be considered over as the resident of the country to which they belong। ठीक है, तो ऐसे अगर मैंने बोला कि इंडिया का कोई व्यक्ति है, वो अगर बांग्लादेश जाकर के काम करता है और फिर वापस आकर के इंडिया पहुंच जाता है, ठीक है, तो वैसे केस में उस व्यक्ति को हम क्या मानेंगे कि वो इंडिया का ही सिटीजन है, ना कि बांग्लादेश का रेजिडेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री आर ट्रीटेड एज the normal resident of the country to which they belong and not in the country in which they are employed। आइए समझते हैं इस बात को। बोलते हैं कोई भी ऑफिसर है जो कि किसी एम्बेसी में, किसी कॉन्सुलेट में काम करता है, कोई डिप्लोमेट है, कोई राजदूत है, एम्बेसडर जिसको बोलते हैं, या कोई भी फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर है, या कोई भी आर्मी का पर्सन है, ठीक है, जो कि आपके देश इंडिया का है, लेकिन इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में वो या तो एम्बेसी में काम करता है, या कॉन्सुलेट में काम करता है, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक आर्मी ऑफिसर है, या कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर है, अगर वो फॉरेन कंट्री में रहता है और 1 साल से ज्यादा भी रह जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा ऊपर को कहता है कि अगर वो 1 साल से ज्यादा बाहर रह जाएगा तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है 3 लोगों के लिए। पहला, वो ऑफिशियल्स और डिप्लोमैट्स जो एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में काम करते हैं, या वो लोग जो लोग क्या करते हैं बेटा, जो लोग आर्म्ड फोर्सेस के पार्ट है और आर्मी के लिए, आर्मी का बेस कहीं किसी दूसरे देश में जाके बनाए हैं, तो वैसे लोग हमेशा इंडिया के ही रेजिडेंट माने जाएंगे। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मिसेज एक्स हैं, वो इंडिया की एम्बेसडर है चाइना के अंदर, ठीक है, तो वो इंडिया के बिहाफ पे चाइना में जो इंडियन एम्बेसी है उसमें रहती हैं, या वहाँ पे और भी जो बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जो इंडिया से गए हैं और चाइना में स्थित इंडियन एम्बेसी के अंदर काम करते हैं और वहीं रहते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी दे रिजाइड इन चाइना फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, but they will be considered as the normal resident of India on the part that any embassy, any consulate or any military establishment, if it is operating in a foreign country, is a domestic territory of the country who is operating that thing।
And on that note, a ambassador or a foreign officer or a foreign official or a armed forces person, if he is camping in other foreign country, will not be considered as the resident of that country. Rather, he or she will be considered as the resident of India only. वैसे ही अगर हम दूसरे कंट्री का एग्जांपल लें, तो अगर जापान का कोई व्यक्ति इंडिया में आता है और जापानीज एम्बेसी में रहकर काम करता है, तो वो व्यक्ति 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहेगा, तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर चले तो उस व्यक्ति को इंडिया का सिटीजन रेजिडेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है जो कि जापानीज एम्बेसी है, और डोमेस्टिक टेरिटरी के डेफिनेशन के हिसाब से वो जो है आपकी जापानीज एम्बेसी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, बट उस पर कंट्रोल किसका है? जापान का है। तो वैसे लोग जो उस जापानीज टेरिटरी के अंदर रह करके जापान वाले लोग काम कर रहे हैं, वो जापान के रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, एक ट्विस्ट देता हूं इसी बीच में, सेम बात करता हूं। जापानीज एम्बेसी है, इंडिया के अंदर लोकेटेड है, और वहां पे एक लोकल एम्प्लॉय काम करता है हमारे न्यू दिल्ली का। ठीक है, एक लड़का है जो कि न्यू अपना इंडियन रेजिडेंट भी है और इंडियन सिटीजन भी है, वो वहां पे काम करता है, वो वहां पे ट्रांसलेशन का वर्क करता है। ठीक है, तो वो वहां पे ट्रांसलेशन का वर्क करता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग, उस पर्सन को हम कहाँ का रेजिडेंट मानेंगे बताएं? तो उस पर्सन को हम लोग रेजिडेंट, ऐसे तो डोमेस्टिक टेरिटरी तो वो हो गई जापान की, लेकिन उस व्यक्ति को हम लोग जापान का रेजिडेंट नहीं मानेंगे, उसको हम लोग इंडिया का ही रेजिडेंट मानेंगे, बिकॉज दैट पर्सन ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन इंडिया। तो थोड़ा सा पेच है, ठीक है, थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी। तो सबसे पहले एक तो रेजिडेंट समझ लो और सिटीजन समझ लो। सिटीजन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो किस देश में पैदा हुआ है वो उस देश का सिटीजन होता है। सिटीजनशिप इज अ बर्थ कंसेप्ट, ओके, एंड रेजिडेंटशिप इज अ रिजाइडिंग कंसेप्ट, इट इज अ लिविंग कंसेप्ट। सिटीजन, मैं हमेशा इंडिया का रहूंगा जब तक मैं किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ना ले लूं। ठीक है, बिकॉज बाई बर्थ आई एम एन इंडियन सिटीजन और यू आर अ इंडियन सिटीजन, बट I can be a resident of India, I can be a resident of Dubai, I can be a resident of Saudi Arabia, depending upon the situation. If I reside in Dubai or Saudi Arabia or any other country for a period more than 1 year, ठीक है, तो this is the difference between residentship and citizenship, to be very specific. And in this case we are not discussing about citizenship, we are discussing only about the residentship. And the point is that if any person who is a foreign official or a diplomat or a member of the armed forces who is operating in a country which is not our own country, but the country is of different origin, then that person will be considered as the normal resident of that country which is operating that office or the armed forces. मतलब इंडिया अगर अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाती है केन्या के अंदर और अपने आर्म्ड फोर्सेस को भेजती है, तो वो सिपाही इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, वो सोल्जर, ना कि केन्या का रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, बिकॉज वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी, वहां बनाए गए डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या कर रहा है बेटा? काम कर रहा है। इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। होप सो आपको यहां तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपके क्वेरीज हैंडल कर लूं कि आपको कहीं पे कोई क्वेरी तो नहीं है। अब हमने बात करनी है कि कौन कौन चीजें हमारी जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर वो पॉइंट्स नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई हमारे पास विजिट करता है तो दैट पर्सन विल नॉट कंसिडर्ड एज अ विजिटर, और वो हम लोग विजिटर कंसिडर करेंगे, उसको रेजिडेंट नहीं बना लेंगे। जैसे कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आता है, घूमते हुए आता है, रिक्रिएशन के लिए आता है, एंटरटेनमेंट के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, पढ़ने के लिए आता है, कॉन्फ्रेंसेस के लिए आता है, स्पोर्ट्स के लिए आता है, और अगर वो 1 साल से कम हमारे यहाँ रहता है तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट। ठीक है, इसके अंदर दो एक्सेप्शन, ठीक है, दो एक्सेप्शन मैंने अलग से आपको लिखा है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई व्यक्ति आता है इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, या पढ़ने के लिए, तो देखो इंडिया अगर पढ़ने के लिए आएगा बेटा तो तुम बोलोगे सर ऑब्वियसली इंडिया में कोई भी डिग्री तो 2 साल से कम की होती नहीं है,
तो आप बोल रहे हो कि अगर 1 साल से कम रहता है तो उसको फॉरेनर मानेंगे, लेकिन अगर वो 1 साल से ज़्यादा रह जाएगा तो सरकार ने उसका भी जुगाड़ निकाल दिया। सरकार ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई फॉरेनर अगर इंडिया विजिट करने आता है घूमने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, तो इन 4-5 चीज़ों में तो उसका जो टाइम पीरियड होगा यहाँ रुकने का वो ऑब्वियसली 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। कोई खेल 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई ट्रैवलिंग या रिक्रिएशन इतने टाइम तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो मेडिकल सुपरविजन और स्टडीज के लिए आ रहा है तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि उसको 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाए। तो इन दोनों चीज़ों को एक्सेप्शन रख के अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास इंडिया में फॉरेन से आता है और वो 1 साल से कम रहता है, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट ओवर हेयर। बट इन केस ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो लोग आए हैं, वो अगर 1 साल से ज़्यादा भी इंडिया के अंदर रह जाते हैं तो उनको हम लोग रेजिडेंट नहीं बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा, उनको हम लोग रेजिडेंट नहीं बोलेंगे। they will be considered as non-resident only even if they reside in India for a period more than 1 year। और बाकी के लिए क्या है कि अगर लेस देन 1 ईयर के लिए आए हैं तो भैया अपना काम कीजिए, आए हैं जिस काम के लिए आए हैं वो कीजिए और फिर अपने देश वापस लौट जाइए। उसी तरीके से हमारे देश से अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर जाता है, अगर मेडिकल पर्पस और स्टडीज के लिए जाता है तो वो अगर 1 साल से ज़्यादा भी रह गया तो भी नॉन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा इंडिया के लिए, वो इंडिया का ही रेजिडेंट होगा। ठीक है, और नॉर्मली अगर फॉरेन आप गए हैं घूमने के लिए, किसी रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए, कोई स्पोर्ट्स के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप 1 साल से पहले यहाँ से वहाँ से चले आइएगा, तो ऐसे भी आप इंडिया के ही रेजिडेंट थे और वैसे भी आप इंडिया के ही रेजिडेंट रहिएगा। लेकिन अगर स्टडी के पर्पज से निकले हैं और 1 साल से ज़्यादा रहते हैं तो पहले पीछे लॉ कहता था कि आप बन जाइएगा नॉन रेजिडेंट, बट यहाँ पे एक्सेप्शन डाल दिया है और कहता है कि ना भैया अगर पढ़ने गए हो और इलाज कराने गए हो तो 1 साल से ज़्यादा भी रह जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम निवासी, तुम कहाँ के माने जाओगे, तो अपने ही देश के माने जाओगे जहाँ के तुम हो। ठीक है, तो इस पार्ट को एकदम अच्छे से अपने दिमाग में डालिएगा कि कोई फॉरेनर अगर इंडिया आता है या कोई इंडियन अगर फॉरेन जाता है, वो रिक्रिएशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, टूरिज्म के लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए और 1 साल से कम रहता है वहाँ, तो वो इंडिया का ही क्या माना जाएगा, वो इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बेटा। स्टडीज और मेडिकल के लिए कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, वो जितने पीरियड भी रहना चाहे रह सकता है। ठीक है, और बाकी चीज़ों के लिए अगर वो 1 साल से ज़्यादा रह गया, अगर मान लिया आप घूमने गए और 1 साल से ज़्यादा किसी भी तरीके से आप अगर रह गए तो फिर आप अपने देश के रेजिडेंट नहीं माने जाइएगा, आप जिस देश चले गए थे घूमने के लिए वहाँ के रेजिडेंट माने जाइएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये जो एक्सेप्शन है ये 2 चीज़ों पे अवेलेबल है, एक स्टडी पे अवेलेबल है, दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट पे अवेलेबल है। होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। So, if a foreigner comes to India or if an Indian goes to foreign for traveling, recreation, conference, sports and resides there for a period less than 1 year, he will be considered as the resident of that country of which he belongs to. Same applies to the foreigner also, but in the case of studies and medical treatment, if a particular student or a patient resides in a particular foreign country for a period more than 1 year, though according to the proper definition, he should be considered as the resident of that country, but according to the exceptional definition, he won't be considered as the resident of that country। इस चीज को आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, ये ऑलमोस्ट सारी कंट्री ने अप्लाई कर रखा है कि स्टूडेंट और मेडिकल के लिए ट्रीटमेंट के लिए गए हुए और आए हुए लोगों के ऊपर ये रेजिडेंटशिप का जो नियम होता है वो नहीं लगता है। स्टूडेंट्स एंड मेडिकल ट्रीटीज मीन्स द पेशेंट्स आर फ्री फ्रॉम दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि नॉर्मल रेजिडेंट में और कौन इंक्लूड नहीं करेंगे, तो अभी हमने पढ़ा कि भाई जो ऑफिशियल डिप्लोमेट या आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं वो उस कंट्री के रेजिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री के वो हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट में उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे जापान का एक व्यक्ति अगर जापानीज एम्बेसी में काम करने आया तो वो जापान का सिटीजन माना जाएगा, वहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा, ना कि इंडिया का। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अपने कंट्री के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट में हम उन ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स और आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे जो दूसरे देश से हमारे देश में आए हैं। वेरी क्लियर है, सिंपल।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन द कंट्री, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई हमारे देश में है और उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का काम कर रहा है तो वो हमारे देश का रेजिडेंट नहीं होगा। जैसे मैंने जापान वाले केस में आप जैसे मैंने बताया था कि इंडिया का WHO है, WHO इंडिया में है और कोई जापानी आदमी उसमें काम कर रहा है तो वो जापान का रेजिडेंट माना जाएगा, इंडिया का नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आगे आगे आते हैं, बोलता है क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन वेसल, एक वेसल है, एक शिप है, ठीक है। वो शिप इंडिया आई है और इंडिया के किसी बंदरगाह पे लगी हुई है, 4-5 महीने के लिए लग गई, तो उसके क्रू मेंबर्स, क्रू का मतलब होता है बेटा जो उसके अंदर शिप का कप्तान है और शिप पे को चलाने वाले और जो लोग हैं वो सारे लोग, भाई वो फॉरेन वेसल इंडिया का नहीं है, ठीक है। तो उसके लोग कैसे माने जाएंगे? दे वोंट बी कंसिडर्ड एज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे इंडिया के, ठीक है। अगर वो 1 साल से कम रहते हैं, हाँ, अगर वही फॉरेन शिप अगर 1 साल से ज्यादा रुक गई किसी बंदरगाह के ऊपर तो फिर भैया लोचा फंस जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर वैसे लोगों को हम रेजिडेंट मानना हमारी मजबूरी हो जाएगी। दैट क्रू मेंबर्स विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट, ठीक है। तो अगर कोई इंटरनेशनल शिप है, किसी दूसरी कंट्री का है, कहीं जा रहा था, हमारे यहाँ बंदरगाह पे रुका है, फ्यूलिंग कराने के लिए रुका है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए रुका है, किसी भी वजह से रुका है, कोई इंटरनेशनल शिप है, कहीं जा रहा था, हमारे यहाँ इंडिया में किसी बंदरगाह पे रुका है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए रुका है या किसी भी वजह से रुका है, और अगर वो 1 साल से कम पीरियड तक हमारे यहाँ पे रुका रहता है तो क्रू मेंबर्स को कभी भी हम अपने यहाँ का रेजिडेंट नहीं बोलेंगे। तो वो कहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे? तो बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है? याद कीजिए, जब भी हम पढ़ते थे हम क्या बोलते थे कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड, हमेशा वो डोमेस्टिक टेरिटरी उस कंट्री की है जो उसको ऑपरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो पर्सन भी रेजिडेंट उसी कंट्री के माने जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो क्रू और वो जो क्रू मेंबर जिस शिप पे हैं वो किसी वजह से इंडिया के बंदरगाह पे 1 साल से ज्यादा रुक जाता है तो फिर तो मामला फंस गया, बिकॉज ये 1 साल वाला डेफिनेशन आ गया। तो उस केस में उस व्यक्ति को मजबूरी में हमें अपने यहाँ का रेजिडेंट मानना पड़ेगा, बिकॉज वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से 1 साल क्या हो गया है, बाहर रह गया है, ठीक है। एंड ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा, इस पॉइंट को देखिएगा, ठीक है। एंड होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट पॉइंट, हम लोग लास्ट पॉइंट के लिए जा रहे हैं। बोलता है फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉयड इन अ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइज, बोलता है एक फॉरेनर है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। देखो, नॉन रेजिडेंट इंटरप्राइज का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की रेजिडेंट नहीं है, कहने का मतलब ये क्या है, ये विदेशी कंपनी है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कौन सी कंपनी है, तो भाई ये विदेशी कंपनी है। एक व्यक्ति जो विदेशी है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, फॉरेनर, फॉरेनर का मतलब ही क्या हो गया कि वो बाहर का मतलब है, व्यक्ति है। विदेशी कंपनी, एक विदेशी व्यक्ति एक विदेशी कंपनी का एम्प्लॉय है, अभी मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा, वो इंडिया आता है क्योंकि इंडिया में उस विदेशी कंपनी का कुछ सामान खरीदा गया था, उसको इंस्टॉल करने के लिए अगर वो इंडिया आता है और इंडिया में आकर के वो इंस्टॉलेशन का काम करता है तो दैट पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बोला कि इंडिया ने एक मेट्रो खरीदी जापान से, मेट्रो ट्रेन खरीदी जापान से, yes. उस जापानी कंपनी जिससे इंडिया ने मेट्रो ट्रेन खरीदी, फॉर एग्जांपल उस कंपनी का में एक एम्प्लॉय था जो स्वीडन का एम्प्लॉय था, एक इंजीनियर था जो स्वीडन का इंजीनियर था, ठीक है। तो हो गया ना, एक फॉरेनर भी हो गया और एक फॉरेन विदेशी कंपनी का एम्प्लॉय भी हो गया, क्योंकि कंपनी कहाँ की है, जापान की है, लोग व्यक्ति कहाँ का है, स्वीडन का है। तो हो गया फॉरेनर हु आर एम्प्लॉयड इन अ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइज, यहां तक का डेफिनेशन सेट कर दिया मैंने। अब बोलता है वो इंडिया आया बिकॉज मेट्रो चलाने लोगों को नहीं आती थी, तो वो इंडिया के लोगों को मेट्रो चलाना सिखाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए इंडिया आया। एंड ही रिजाइड इन इंडिया, वो इंडिया में रुका 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने,
12 महीने से कम रुका, अगर 1 साल से अगर कम रुका, ही वोंट बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो भैया अपने कंट्री का रेजिडेंट होगा, वो उससे हमें बहस नहीं है कि वो कहाँ का रेजिडेंट होगा। दैट हैज टू बी चेक्ड बाय स्वीडन और दैट हैज टू बी चेक्ड बाय जापान। वो जापान या स्वीडन की दिक्कत है कि वो चेक करे कि वो व्यक्ति जो बंदा है मिस्टर एंटोनी, वो जापान के हैं कि स्वीडन के रेजिडेंट हैं कि कहाँ के रेजिडेंट है। इंडिया इज नॉट गोना बॉदर्ड अबाउट दैट। बट बट अगर उसको इंडिया में आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया, प्रोवाइडेड स्टे इज फॉर लेस देन 1 ईयर, मतलब क्या, अगर 1 साल से ज्यादा का स्टे हो गया, वो अभी भी रुका हुआ है और अभी भी यही लोगों को कैसे मेट्रो बनाई जाएगी, चलाई जाएगी, ठीक किया, मतलब कि उसको नहीं जाने दिया जा रहा है इंडिया से। डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उसको रोक के रखा हुआ है लोगों को ट्रेन करने के लिए, लोगों को एडुकेट करने के लिए। तो जो उनके ड्राइवर्स हैं, जो उनके टेक्नीशियंस हैं, उनको ट्रेन और एडुकेट करने के लिए, तो उस केस में अगर वो 1 साल से ज़्यादा वो स्वीडिश व्यक्ति इंडिया में रह जाता है, देन दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज उसने वो 1 साल वाला नियम जो था ना, उसको पार कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। होप सो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क द क्वेरी।
अब तो सर आपका तो will be considered as the citizen and won't be considered as the citizen or as the resident of a particular state और a particular country। इस पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, चलिए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर लेते हैं और इनको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन रेजिडेंट कहलाएंगे और कौन रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंस के केस में, इंडियन वर्किंग इन अ फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, एक इंडियन जो कि फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है इंडिया के अंदर। मैंने क्या एग्जांपल दिया था, एक न्यू दिल्ली में एक लड़का है जो कि जापान की एम्बेसी में काम करता है और वहाँ ट्रांसलेशन का वर्क करता है। देख लीजिए हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे, वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा इंडिया का। ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने पॉइंट वाइज करके आपको बता दिया है। ठीक है, देखिएगा टिपिकल है, पॉइंट वाइज करके मैंने आपको बताया है। माइक प्लीज, एवरीबॉडी प्लीज ऑफ योर माइक। ओके, आइए सेकंड बोलता है इंडियन वर्किंग इन WHO इन इंडिया। जी इस पे भी बात हो गई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बच्चा है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है तो ये बात हो गई है यहाँ पे। ठीक है, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, लोकल लोग हैं, इंडिया के ही लोग हैं, तो वो इंडिया के ही रेजिडेंट माने जाएंगे। एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के किसी कंट्री में अगर इंडिया का एम्बेसडर काम करता है तो ऑब्वियसली वो इंडिया का रेजिडेंट होगा, अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया था कि वो जिस ऑफिसर जो है वो जिस एम्बेसी या जिस कॉन्सुलेट में काम करेगा वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, दैट्स वाई वो पर्सन भी इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो एम्बेसडर चाहे जापान में, इंडिया का एम्बेसडर चाहे जापान में काम करे, चाहे चाइना में काम करे, चाहे कोरिया में काम करे, चाहे US में काम करे, वो इंडिया का रेजिडेंट है। एंड द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अदर देन द एक्सेप्शन नोटेड अर्लियर। तो बेटा एक्सेप्शन में क्या था, अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक्सेप्शन लिख देता हूं आपके लिए। एक्सेप्शन में क्या था, तो एक्सेप्शन में दो लोग थे। पहला कौन था, पहला था मेडिकल पेशेंट्स, पहला था मेडिकल पेशेंट्स और दूसरा कौन था, स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अगर फॉरेनर है और 1 साल से ज्यादा भी रह जाते हैं इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके अलावा कोई फॉरेन सिटीजन अगर इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह जाता है तो वो देखो कहाँ का रेजिडेंट बन जाएगा, ध्यान से देखो, वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो होप सो अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा पांचों। अब हम लोग आते हैं नॉन रेजिडेंट की तरफ। देखो, फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा या जापान। इंडिया की एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी जापान में है, तो वो है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, ध्यान देना। लेकिन लेकिन वहां कोई इंडियन की बात नहीं कर रहा है, फॉरेनर की बात कर रहा है। तो भैया वो मेरे मेरे यहाँ का डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है, फॉरेन का बंदा है, तो वो मेरे यहाँ का रेजिडेंट थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, वो जहाँ का रेजिडेंट है वहीं का रहेगा। ठीक है, अगला बोलता है फॉरेनर वर्किंग इन WHO। ध्यान देना, WHO है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ इंडिया में वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बट बंदा बाहर का है। ठीक है, तो वो अपने यहाँ, मेरे यहाँ का, इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा भाई, वो नॉन रेजिडेंट होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या बोला कि वो बंदा जहां का है वो वहीं का रेजिडेंट माना जाएगा, वो कहीं भी काम करे। ठीक है, अगला बोलता है द जर्मन वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया। भाई जर्मनी का रहने वाला एक बंदा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डायरेक्टर बन गया है इंडिया में आके, कोई मतलब नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट पर्सन विल श्योरली बिलोंग टू जर्मनी। ठीक है, एम्बेसडर इन इंडिया, यहाँ क्या था, एम्बेसडर फॉर इंडिया, दोनों में डिफरेंस था बेटा। यहाँ पे क्या बोलता है, एम्बेसडर इन इंडिया। एक मिनट, एम्बेसडर इन इंडिया बोल रहा है, ध्यान से समझना इस बात को। मतलब कि कोई व्यक्ति है जिसको इंडिया में एम्बेसडर बना के भेजा गया है, मान लो कि वो अमेरिका का है, US का है या रशिया का है। ठीक है, अगर उसको इंडिया में एम्बेसडर बना के भेजा गया है तो वो रशियन एम्बेसी में बैठेगा या US एम्बेसी में बैठेगा, तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, बिकॉज रशियन एम्बेसी और US एम्बेसी कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो वो बंदा भी कहाँ का माना जाएगा। जैसे इंडिया का एम्बेसडर इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, वैसे ही US का एम्बेसडर US का रेजिडेंट माना जाएगा।
ठीक है। और आगे बोलता है फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर। इस पे अभी सबसे लास्ट में ही चर्चा हुई थी, जो मैंने मेट्रो का केस में आपको समझाया था कि एक बाहर का स्वीडन का बंदा है, जापान की मेट्रो की कंपनी है, उसके काम के सिलसिले में इंडिया में आया। अगर 1 साल से कम रहता है तो वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है, और अगर 1 साल से ज़्यादा रह जाता है तो वो इंडिया के लिए रेजिडेंट बन जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द टिपिकल क्वेश्चंस विच वी वांट टू डिस्कस इन द क्लास। जो हम लोग क्लास में डिस्कस करना चाहते थे, हमने उसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, आइए हम लोग उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए क्या है, तो नेक्स्ट आपके लिए मैंने एक एक्सरसाइज यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसका क्या कीजिएगा बेटा, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं आपको ये फोटो खींच के डाल रहा हूँ, और आपको ये असाइनमेंट बना करके मुझे भेजना है कि नॉर्मल रेजिडेंट किन किन को कंसिडर किया जाएगा, एंड विथ रीजन you have to write with reason why this is considered as a normal resident and why it is not considered as a normal resident। ठीक है, आपके पास में ये 6 पॉइंट्स है, मैं इस 6 पॉइंट्स का फोटो भी क्लिक करके अपने पास में रख ले रहा हूँ, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इस चीज़ को सेंड कर दूंगा। तो आप प्लीज़ इन 6 क्वेश्चंस का आंसर बना करके मुझे भेजेंगे विथ रीज़न। एवरीबडी माइंड इट प्लीज, विथ रीज़न यू हैव टू सबमिट द आंसर। ठीक है, एंड रेस्ट। हाँ जी बेटा, तो इस तरीके से हमने नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है, और इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो डू राइट टू अस इन द कमेंट बॉक्स और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। इन केस यू डोंट हैव एनी डाउट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। एंड और फ्रेश धमाल कमाल के एपिसोड के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अलाइव, एंड बाय बाय।